जी ये रिकॉर्ड हो गया। एक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा था जी, कि वो ये था कि देखिए मैंने एक ही लाइन के अंदर ना लिख दिया, ये कितनी चीजें लिखती हैं, और जब मैं इसको कंपाइल करूंगा कोई एरर नहीं आएगी। ये देखें जी, किसी किस्म की कोई एरर नहीं आई, प्रोग्राम आपका 100% कंप्लीट है। एग्जीक्यूट होने पे कुछ आता है या नहीं आता इसका नहीं मुझे पता, तो जी एग्जीक्यूट होने पे भी कुछ ना कुछ आ गया है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो ये नहीं देखती कि मेरा प्रोग्राम एक लाइन में है, दो लाइन में है, वो इस सेमी कॉलन की बुनियाद पे समझती है। यहाँ एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये तीसरी स्टेटमेंट है, यहाँ जाके चौथी स्टेटमेंट खत्म हुई है, और यहाँ जाके पांचवी। तो सेमी कॉलन को सी प्लस प्लस के अंदर हम स्टेटमेंट डेलीमीटर कहते हैं, तो इसलिए इसका होना भी बहुत जरूरी है इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ तक अब हमारी बात होगी कंप्लीट जी। अब हम शुरू करते हैं ऑपरेटर्स को जी। ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर से रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो प्रेसिडेंस होती है जी। सी प्लस प्लस 100% केस सेंसिटिव है जी। इसमें कैपिटल ए का मतलब कभी भी स्मॉल ए नहीं हो सकता जी। अगर आपने एक वेरिएबल इंट एक्स रखा है और उसके बाद ये यहीं से तो आके पता चला था जी कि केस सेंसिटिव क्या होता है। ठीक है, ये मेरी दूसरी लैंग्वेज थी जो मैंने सीखी थी। इससे पहले मैंने जो लैंग्वेज सीखी थी उसका नाम आप सिर्फ किताबों में ही सुना है कि मैंने कोबोल की लैंग्वेज जो है वो पहले सीखी थी, उसके बाद मैंने सी प्लस प्लस को सीखा था। तो ये देखें जी, इसमें इंट ए आप लिखें, अब ये ए है और ये अगर आप इंट ए लिख के, तो अगर आप इसको कंपाइल करें तो यहाँ पर एरर आएगी जी कि ए जो है वो आपने दोबारा डिक्लेयर क्यों कर दिया है, ये तो पहले डिक्लेयर है। अगर आप इस ए को कैपिटल ए कर देंगे तो अब आप कंपाइल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो एरर खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ओके जी। हाँ जी, नहीं नहीं, जावा का भी थोड़ा सा सिंटैक्स, क्योंकि जावा का और सी प्लस प्लस का सिंटैक्स सेम होता है। अभी बहुत कुछ पढ़ा है जी, अभी हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट सारे आ जाने हैं जी। ठीक है ना, सिंटैक्स वाइज तो यही चीजें। ऑपरेटर्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना जी, ये तो सारी दुनिया को पता है कि ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है जी। ठीक है ना, ऑपरेटर्स में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में 3 से 4 किस्म के, और उसके अलावा बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। 4 किस्म के ऑपरेटर एक लैंग्वेज में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑपरेटर में है वो प्रेसिडेंस है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पेपर में आया हुआ था। एक एक्सप्रेशन सी प्लस प्लस की लिखी हुई थी और उसको एवेल्युएट करके आपने उसका रिजल्ट बताना था कि क्या उसका रिजल्ट है। उसमें पैरेंथेसिस जो है ये हाईली प्रेसिडेंट होती हैं, इनकी सबसे पहले इनको सॉल्व किया जाता है। फिर ये 3 ऑपरेटर्स हैं जी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर है जो रिमाइंडर देता है, और उसके बाद प्लस और माइनस को है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लोगों ने अक्सर लिखा होता है अपने पेज की लाइक्स वगैरह को बढ़ाने के लिए, अपने कमेंट्स को बढ़ाने के लिए जी, कि अगर आप मैथ में जीनियस हैं तो बताएं जी 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 जो है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो फरहत ने बिल्कुल सही बता दिया जी कि BDMAS जी, ये एक रूल होता है प्रेसिडेंस का। इसके मुताबिक कोई भी सी प्लस प्लस की एक्सप्रेशन अगर लिखी हुई होगी तो उसको एवेल्युएट करके आपने सही रिजल्ट तक पहुंचना है जी। ठीक है जी, ये चीजें आपको ऑपरेटर्स के अंदर आनी चाहिए। बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। मॉडुलस ऑपरेटर का आपको पता है वो रिमाइंडर देता है, जो चंद खास चीजें हैं। बाकी वही लॉजिकल एंड होता है, एंड करने के लिए 2 दफा आपने लिखना है। इसका यूज आपने समझ लेना जी, 2 दफा लगाएंगे तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, और 1 दफा लगाएंगे तो ये एड्रेस ऑपरेटर है। नो, सी प्लस प्लस में एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, ये बिट वाइज ऑपरेटर होगा, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर ये होता है ओनली सी लैंग्वेज में। अगर हम इसको ए लगाएं तो फिर ये वहां पर यूज होता है। ठीक है जी, तो इसी तरह मेरा ख्याल है पाइप साइन जो है ये यूज होता है आर ऑपरेटर के तौर पे, और अगर अकेला लगाएंगे तो ये बिट वाइज आर कहलाता है, बिट वाइज आर ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है जी, और ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2 फर्क इनके यूज के आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर हम वैसे इसको पाइप को लगाएंगे तो ये लॉजिकल आर के तौर पर, लॉजिकल एंड के तौर पे होगा,
दो कंडीशंस के दरमियान, ठीक है। और अगर आप सिंगल को लगाएंगे तो ये बिट वाइज एंड और बिट वाइज आर के तौर पे यूज होंगे, जो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जो है वो सी प्लस प्लस का जो है वो है एक्सक्लेमेशन साइन वाला जी, ठीक है। ये वाला जो है ये इसका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है जी। बिटवाइज ऑपरेटर्स आगे आ रहे हैं जी, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स वो हैं जो बिट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। यानी आप अगर 5 + 3 लिखें तो प्लस जो है वो उन तीनों को ऐड करेगा, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर जो है उस 5 को बाइनरी में तब्दील करके उन 101010 जो होगा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। वो बिट वाइज ऑपरेटर कहलाता है। तो बिट वाइज एंड और बिट वाइज आर जो है, इसी तरह नॉट का ऑपरेटर भी है जी। ये जो है नॉट के लिए हमारे पास यूज होता है नॉट का ऑपरेटर, ये भी बिट वाइज की तरह काम करेगा, ठीक है जी। आपने बिट वाइज ऑपरेटर और इनको भी आपने यूज करना है जी। ऑपरेटर्स के हवाले से प्रेसिडेंस, इसमें बहुत अहम ऑपरेटर, और इसके बारे में भी पिछली दफा क्वेश्चन पेपर में मौजूद था, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे पहले आपका टेस्ट करता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा जी कि इसमें कहाँ पे जाके क्या गलती होती है जी। मोस्टली हम में से आप देखेंगे कि आप लोग भी कंफ्यूज होंगे जी। इसमें दो स्पेशल ऑपरेटर हैं जी, एक इंक्रीमेंट है जी, ठीक है, और एक जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। समझ आ गई जी। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, और दो तरीके हैं इनके वेज टू यूज जो हैं, इसमें दो हैं जी। नंबर 1 इसका यूज होता है पोस्ट फिक्स के तौर पे, नंबर 2 इसका यूज होता है प्री फिक्स के तौर पे, ठीक है। पोस्ट फिक्स का यूज क्या है, मसलन x = y प्लस प्लस, तो ये है इसका पोस्ट फिक्स यूज है। जब आप इसको किसी भी ऑपरेटर के बाद में लगाएंगे तो इसे हम पोस्ट फिक्स कहते हैं, ठीक है जी। और जब आप इसको लगाएंगे इस तरह करके इक्वल टू प्लस प्लस वाई, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने प्रीफिक्स के तौर पे लगाया है जी, ठीक है जी। तो अक्सर हम में से इन दोनों स्टेटमेंट्स को सेम समझते हैं। कितने लोग हैं जी जो ये समझेंगे कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा जी, और अगर डिफरेंट आएगा तो क्या आएगा जी। ये दोनों स्टेटमेंट्स आमतौर पर हम समझते हैं कि ये एक हैं, लेकिन इनका जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का यूज है ये डिफरेंट आएगा, ठीक है। प्लस प्लस वाई का भी और वाई 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 का भी। तो जो एक्सप्रेशन आमतौर पे दी जाती है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दी जाती है, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि आपको दिया जाता है कोई भी एक एवेल्युएट करने के लिए कि जी आप x + y × z प्लस प्लस देन मल्टीप्लाई बाय, अब इसका आपने हल अगर ढूंढना हो जी, x जो है ये इज इक्वल टू 2 है, ठीक है जी। y जो है ये इक्वल टू 3 है, और z जो है ये इक्वल टू 4 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी, ठीक है जी। ये जी इसका आंसर आपने बताना है जी। ये आपके पास कंडीशन है जी। ये देखें जी, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू हमने दी हुई है, ये वैल्यूज हैं इनकी। और अगर हम x = y प्लस प्लस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास होगी 3, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी जी, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। और जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी जी, ठीक है जी। ये बात समझनी है जी सबने। जब पहली स्टेटमेंट चलेगी तो x की वैल्यू 3 होगी, जब दूसरी स्टेटमेंट चलेगी तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 5 हो जाएगी। अगर हम इसका रिलेशन लें तो y को z से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 में 2 को ऐड करें तो कितना हो गया जी 14। और इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है z 4 है, ठीक है जी। इस एक्सप्रेशन का आंसर है जी 14, ठीक है जी। हाँ यही तो बात है सारी। अब देखें जी, ये एक्सप्रेशन है आपके सामने और ये इनके आंसर हैं। जितने लोगों को समझते हैं कि ये आंसर उनके भी, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक भी 3 5 14 हैं, वो कमेंट नहीं करेंगे। और जिनके मुताबिक, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 3 5 4 और 14 नहीं है, वो कमेंट करेंगे जी, वो लिखेंगे जी वाई। तो पता चलेगा कितने लोगों को इसका आइडिया है और कितनों को नहीं है जी।
जो तो समझते हैं जी कि वाकई इनका आंसर 3 है और इसका 5 है, ठीक है, और इसका 14 है, जिनको तो ये समझ आ गया ठीक है, वरना जिनको नहीं आया तो वो वाई लिखेंगे जी। मैंने कहा जिनका ठीक है वो नहीं कहेंगे जी, जिनको नहीं पता वो कहेंगे जी, ताकि अंदाजा हो जाए। ठीक है जी। ओके जी, यही पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का इसका कमाल है जी। पोस्ट फिक्स का मतलब है कि इसमें वैल्यू पहले इस्तेमाल होगी और इंक्रीमेंट बाद में होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 है तो एक्स को 3 मिल जाएगी, और बाद में इंक्रीमेंट होगा तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब यहाँ आए एक्स इज इक्वल टू वाई वाई, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, असाइनमेंट बाद में होगी, ठीक है। तो पहले वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 हो चुकी है, तो यहाँ वाई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 5, और उसके बाद एक्स को मिली तो एक्स की वैल्यू 5 हो गई। और इसके अंदर दो चीजों को समझना जरूरी है। नंबर 1 तो एक्स और वाई को समझना जरूरी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से ज्यादा है। समझ आ रही है? असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से ज्यादा है। समझ आ रही है जी? असाइनमेंट पहले होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होता है, जिस तरह ज़रब पहले होती है और जमा बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है दो ऑपरेटर, एक इक्वल टू और एक प्लस प्लस। तो पहले इक्वल टू का अमल होगा, तो वाई की कीमत जो है वो 3 है, लिहाजा एक्स को 3 मिल जाएगा, ये 3 इसके अंदर आ गया। तो बाद में चूंकि इसने भी एग्जीक्यूट होना है, ये भी ऑपरेटर है, तो वाई में प्लस प्लस हुआ तो वाई की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी हमारे पास ये असाइनमेंट है, तो यहाँ पर पहले हमारे पास असाइनमेंट हो जाएगी, उसके बाद जब असाइनमेंट होगी तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा जी। मेरा ख्याल है मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर गलत बता गया, ठीक है जी। जी हम इसको रन करके देखते हैं ना जी, आप कंपाइलर के पास जाएं, कंपाइलर क्या कहता है उसको पूछते हैं ना, कंपाइलर क्या कहता है, ठीक है जी। कंपाइलर के पास चलते हैं जी, और इसे कहते हैं जी कि हमारे पास ये वैल्यूज हैं एक्स वाई और जेड की, ठीक है। ये है जनाब एक्स वाई और जेड, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि इंट एक्स जो है ये 2 के बराबर है, वाई 3 के बराबर है, और जेड जो है ये हमारे पास है इसके बराबर है, ठीक है जी। अभी देख लें जी, और उसके बाद चले जाते हैं जी, एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू, ये दो असाइनमेंट हम कर लेते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक्स की वैल्यू को सी आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद कंपाइल करके देखते हैं जी, एक्सपेक्टेड एक्स जी, ठीक है। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, कंपाइल किया, नो एरर, रन किया, तो देखें जी 3 आया है जी, ठीक है। नजर आ रहा है जी सबको? 3 आया है जी यहाँ पे। सॉरी जी एहतशाम, मैंने पहले ही कहा कि मैं थोड़ा गलत समझ गया। तो असाइनमेंट की जो प्रेसिडेंस है ये सबसे कम होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, असाइनमेंट की प्रेसिडेंस जो है ये सबसे कम होती है। लेकिन आप यहाँ पर देखें जी, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का जो इस्तेमाल है जी, यहाँ पर देखें वाई की वैल्यू जो है वो 3 थी, लेकिन आप देखें कि एक्स को जो है पहले वैल्यू मिली है, और इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स जो है ना वो बाद में हुआ है। पोस्ट फैक्ट्स में क्या होता है, वैल्यू यूज पहले होती है, इंक्रीमेंट बाद में होता है। प्रीफिक्स के अंदर इंक्रीमेंट पहले होता है और वैल्यू इस्तेमाल जो है वो बाद में होती है। सारी ऊपर वाली डिस्कशन को भूल जाएं, दोबारा सुने। पोस्ट फिक्स के अंदर वैल्यू का इस्तेमाल पहले होता है, इंक्रीमेंट बाद में होता है। प्रीफिक्स के अंदर वैल्यू का इंक्रीमेंट पहले होता है और इस्तेमाल जो है वो बाद में होता है। आप देखिए हमने एक्स वाई लिखा, यहाँ पर सी आउट करवाया, तो आपके बाद हाँ जी ये देखें जी, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस प्लस, यहाँ पर आप वाई को करके दिखाएं जी सी आउट, तो आपको नजर आएगा जी कि वाई जो है वो यहाँ पर 4 है जी, ठीक है। वाई यहाँ पर 4 है जी। देखें जी ये दो लाइनों पे कंपाइल एंड रन कर दिया हमने, कंपाइल एंड रन किया, तो आप देखें जी एक पे आपको 3 नजर आया, दूसरे पे आपको 4 नजर आया जी। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। और अब चूंकि y की वैल्यू 4 हो चुकी है, और यहाँ पर आकर हमने कहा x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई,
तो पहले y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, चूंकि प्रीफिक्स के तौर पे यूज हुआ है तो ये 5 हो जाएगी। उसके बाद जो है चूंकि लोएस्ट होती है असाइनमेंट, तो x को 5 मिल जाएगा। यही चीज आप कॉपी करके तो इसके बाद ले जाएं और यहाँ पर जाकर आप देखेंगे। मैं यहाँ पर, ठीक है जी, एक लाइन लगा देता हूँ जी, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा पोस्ट फिक्स के बाद है जी। ठीक है जी, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। और उसके बाद आप देखें जी, यहाँ पर 3 और 4 था, और जब ये वाली स्टेटमेंट रन हुई, अब जरा देख लें जी इसको 1 बाई 1, सी आउट, और यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद वाई एक्स को किया तो 3, वाई को किया तो 4। अब हमने यहाँ पर किया एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई किया, तो वाई की वैल्यू भी 5 हो गई है, एक्स की वैल्यू भी 5 हो गई है। अब आप देखें एक्स भी 5 है और वाई भी 5 है जी। मेरा ख्याल है जी कि 100% आप लोगों को समझ आ गई है। अब आप आगे मूव करेंगे, ठीक है, और आगे मूव करें तो अब इसकी भी समझ आ जानी चाहिए जी कि z को हमने y से मल्टीप्लाई पहले करना है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो z की वैल्यू है 4, तो 4 जो है वो पहले 3 से मल्टीप्लाई होके 12 होगा, उसमें 2 जो है वो ऐड होके 14 हो जाएगा। बाद में z की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। समझ आ गई जी? बाद में z की वैल्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर है। हाँ जी, क्लियर है जी? ठीक है, 4 3 12 और जमा 2 14, ठीक हो गया। और बाद में z की वैल्यू जो है वो 5 हो गई है जी। 17 नहीं होगा जी, 17 नहीं होगा जी। 17 उस सूरत में होगा अगर मैं प्लस प्लस जेड लिखूंगा। अगर मैं प्लस प्लस जेड लिखूंगा तो अब ये चेंज होगा जी, एक्स की वैल्यू में इजाफा होगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये प्रीफिक्स है, पहले इजाफा होके 5 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा जी। ठीक है जी, वैल्यू पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के बाद चेंज होती ही होती है। हम बस इतनी बात को समझते हैं, बाकी सारी भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस्तेमाल कब होती है, असल फर्क इसके अंदर ये है जी। इधर ही नम, ठीक हो गया जी। उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हवाले से ये कंडीशन क्लियर हो गई जी। उसके बाद आसान आसान बातें हैं जी, इफ और एल्स होती है, ठीक है जी, हम समझ सारा पता है जी इफ और एल्स किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये वो सारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं जी जो हम यूज करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड लेस देन, ये सारे आगे जी। इफ के बाद ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, ये सारी दुनिया को पता है जी कि ये टेक्निक्स यूज होती हैं, और ये आमतौर पे जब भी किसी भी जगह प्रोग्रामिंग में पढ़ाया जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो उस वक्त जो है ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो 3 तरीकों से एग्जीक्यूट हो सकता है जी। एक सिक्वेंशियल वे में हो सकता है, पहली स्टेटमेंट से शुरू हुआ आखिरी स्टेटमेंट तक रन हो गया। दूसरा, वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज कर सकता है कि किसी स्टेटमेंट को चलाएगा, किसी को नहीं चलाएगा। तीसरा, उसके अंदर लूपिंग स्ट्रक्चर होता है कि वो किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाता है। डाटा डाटा फ्लो डायग्राम में और फ्लो चार्ट में फर्क होता है, लेकिन फ्लो चार्ट में और डाटा फ्लो चार्ट में फर्क नहीं होता जी। फ्लो चार्ट के सिंबल और हैं, डीएफडी के सिंबल और हैं, जो डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं उनके सिंबल और हैं, और जो फ्लो चार्ट है इसके सिंबल और हैं। अगर तो आपका मतलब डाटा फ्लो चार्ट से डाटा जो है वो डीएफडी ही है, जो डाटा फ्लो डायग्राम है, तो फिर इसका मतलब यही है जी, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि आप यही पूछना चाह रहे हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम में और फ्लो चार्ट में फर्क है या नहीं, तो बिल्कुल है जी। फ्लो चार्ट के सिंबल और हैं और डाटा फ्लो डायग्राम के सिंबल्स जो हैं वो और हैं जी, ठीक है। क्लियर है जी ये सारा? स्टॉप, लिंक और ये सिंपल से हमारे पास जो है ना वो ऑपरेटर्स हैं जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और आर, वही दो कंडीशंस के ट्रू होने पे और फॉल्स होने पे एंड और आर जो है वो किस तरह से काम करते हैं जी। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में आ जाएं तो वही जो मैंने 3 तरीके बताए जी। एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट होती है, कोई ब्रेक नहीं आता, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती, सारी एग्जीक्यूट होती हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट टू लास्ट स्टेटमेंट। दूसरा तरीका हमारे पास डिसीजन का होता है, जिसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर इफ एल्स का यूज होता है। 3 तरीकों से आप सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी, ठीक है जी। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जी, सी के अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर नंबर 1 इफ,
एल्स से होता है, नंबर 2 स्विच से होता है, और नंबर 3 किससे होता है जी, बताइएगा जरा। ठीक है जी। हाँ जी, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डबल इक्वल टू जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है जी, इक्वालिटी ऑपरेटर है, इसको नहीं भूलना आपने। इक्वल टू का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू का मतलब है ये वो। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, एक इफ एल्स है, दूसरा स्विच है, तीसरा कौन सा है जी? अच्छा हुआ याद आ गया जी। जैसे जैसे बंदा पढ़ाता है ना तो चीजें जहन में आती रहती हैं जी। इफ एल्स इफ, नहीं जी, वो तो इफ एल्स ही है ना। इफ फार जो है ये लूपिंग है, ये सिलेक्शन नहीं है। वाइल लूपिंग है, ये सिलेक्शन नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक हो गया जी। आपको नहीं पता जी, उसका नाम है जी कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, और ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, इसमें 3 पैरामीटर यूज होते हैं, और ये वाहद टर्नरी ऑपरेटर है। आ रही है जी। कंडीशनल ऑपरेटर यूज होता है जी। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज होता है? वेरी गुड फहीम, आप पहुंच गए हैं। कंडीशनल ऑपरेटर आप लिखते हैं जी एक्स ग्रेटर देन वाई, आगे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखते हैं ए कॉलन बी, और आगे लिखते हैं सेमी कॉलन। ठीक है जी। ये है जी कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस जी। एक्स इक्वल वाई, एक्स को वाई से कंपेयर करो, अगर ट्रू है तो ए की वैल्यू रिटर्न करो, और अगर फॉल्स है तो बी की वैल्यू रिटर्न करो जी। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया जाता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। बिल्कुल होता एल्स इफ जैसा है, लेकिन ये एक अलहदा चीज है, समझ आ रही है ना। हाँ, वो जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें भी आपने याद रखना है, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। अगर कोई पूछे कि प्लस प्लस यूनरी है या बाइनरी है, तो ये यूनरी है, क्योंकि ये एक ऑपरेटर पे काम करता है। और अगर पूछा जाए कि ये वाला प्लस जो है ये यूनरी है या बाइनरी है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जी। ये इक्वल ऑपरेटर है जी। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। इक्वल है जी, ये इक्वल का मतलब है असाइन करना, राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू से असाइन कर देना, ये इक्वल है। लेकिन अगर आप लिखें यहाँ पर, ये देखें जी, आपने लिखा x इक्वल वाई, तो मतलब है कि y की कीमत x को दे दो। अगर आपने लिखा x डबल इक्वल वाई, तो इसका मतलब है कि क्या x y के बराबर है। इसका नतीजा आएगा या ट्रू में या फॉल्स में, समझ आ रही है। और इसका नतीजा क्या आएगा कि y की वैल्यू जो है वो x को दे दी जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह ये आपकी वैल्यूज जो हैं वो एक से दूसरी जगह पे जाएंगी जी। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर जी। ठीक हो गया। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास आ जाता है जी डिसीजन स्ट्रक्चर। इफ एल्स मैंने पढ़ा दिया, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है जी। ट्रू होने की सूरत में, नेस्टेड होने की सूरत में क्या है जी, इफ इनसाइड द इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है लूप का। तो और 3 किस्म की लूप्स हैं, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, और डू व्हाइल लूप है। ठीक है जी। वो फॉर लूप जो होती है उस वक्त चलाते हैं जब हमें पता होता है कि हमने इतनी दफा चलाना है। काम तीनों का एक जैसा है, क्या करती हैं, रिपीट करती हैं एक लाइन को या एक से ज्यादा लाइन को उस वक्त तक जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, इसका काम यही है। इफ एल्स क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है या स्किप करता है एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को ऑन डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होती है कि जो हमेशा ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करती है। ठीक है जी। तो लूप के अंदर उस कंडीशन की बुनियाद के ऊपर ये देखा जाता है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है जी, सी प्लस प्लस में फॉर ईच नहीं है जी। ठीक है, सी प्लस प्लस में फॉर ईच नहीं है, ये सिर्फ पीएचपी के अंदर ही है जी। सी के अंदर सिर्फ फॉर है जी। और फॉर का जो सिंटेक्स है, पहले तो इनको जनरल समझे ना, लूप को जनरल जनरल बातें इनके बारे में समझे। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के ट्रू होने पर कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, और उस कंडीशन के फॉल्स होने पर वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जिट कर जाता है। ठीक है जी। तो आप देखें हर दफा वाइल के अंदर कंडीशन को एवेल्युएट किया जाता है, अगर वो ट्रू हो तो जो कोड उसका इनसाइड होता है उसको रिपीट किया जाता है। ठीक है,
और अगर वो फॉल्स हो जाए तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, ये लूप टर्मिनेट हो जाती है, जो वाइल लूप होती है। ठीक है जी। और कंडीशन से क्या मुराद, ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स में देगा। अगर आप यहाँ x इक्वल वाई लिख देते हैं गलती से, तो ये आपकी लॉजिकल एरर होगी। ठीक है जी। आपने यहाँ पर कोई लूप बनाई और उस लूप में आपने लिख दिया कि x इक्वल वाई, और उसके बाद आपने ये वाली लूप लगा दी, और बाद में आप समझ रहे हैं कि जी ये तो लूप मेरी टर्मिनेट ही नहीं हो गई। ठीक है ना जी। तो ये लूप कैसे टर्मिनेट होगी, क्योंकि इसके अंदर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर लिया है। करना आपने यहाँ पर इक्वालिटी का ऑपरेटर था। ठीक है ना। तो जब आप ये करेंगे तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, जब आप डबल इक्वल यूज करेंगे तो ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। यहां तक बात कुछ क्लियर हुई है जी। फहीम पूछ रहा है जी सेंटिनल लूप क्या होती है जी। मेरा ख्याल है एक लूप वो होती है जिसके काउंटर ब्लॉक्स का आपको पूरा होता है पता होता है जी, सेंटिनल लूप। और एक वो होती है कि जिसका आपको पता नहीं होता कि इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है ना जी, उसे हम सेंटिनल लूप कहते हैं जी। एक ऐसी लूप कि जिसका आपको पता है इसने 5 दफा चलना है, 7 दफा चलना है। ठीक है जी। ओके जी, ए वैल्यू यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ ए सीक्वेंस। सो इसका मतलब ये है सैनिटल इज अ कॉन्टेक्स्ट स्पेशल वैल्यू यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ, वही आ गई ना बात सैनिटल की, कि एक वैल्यू वो होती है कि जिसका मतलब होता है कि इस वैल्यू के ऊपर आके इसने स्टॉप हो जाना है, तो वो हमारे पास कहलाती है सेंटिनल लूप जो होती है। दो किस्म की लूप्स होती है ना, एक का आपको पता होता है इस वैल्यू पे आके इसने रुकना है, यानी जब तक वो वैल्यू नहीं आएगी वो चलती रहेगी। ठीक है, इसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये 10 दफा चलेगी या 15 दफा चलेगी। लेकिन दूसरी लूप हमारे पास नॉन सेंटिनल होती है, जिसके अंदर आपको पता होता है कि जिसने 10 दफा चलना है और 12 दफा चलना है या 15 दफा चलना है, आमतौर पे जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स आपको पता होते हैं, और काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह मेरा ख्याल है कुछ कंडीशनल लूप्स भी, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ठीक है, फार के हवाले से, डू वाइल के हवाले से, और ये वो 100% ये बात क्लियर होनी चाहिए जी। एक लूप जो है वो टॉप टेस्टिंग लूप होती है और एक बॉटम टेस्टिंग लूप होती है। वाइल लूप और फार लूप ये दोनों टॉप टेस्टिंग है। कैसे टॉप टेस्टिंग है कि कंडीशन इनकी टॉप पे टेस्ट होती है, बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इसकी भी आप कंडीशन देखें, पहले है बॉडी बाद में है। लेकिन अगर आप इसको देखें डू वाइल को, तो डू वाइल का सिंटैक्स क्या है कि बॉडी इसकी पहले है और कंडीशन इसकी बाद में है। तो इसे हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास टॉप टेस्टिंग और बॉटम टेस्टिंग लूप्स जो है ना, ये कहलाती हैं। एक और फर्क भी है डू वाइल और वाइल में, कि डू वाइल के अंदर जो बॉडी होती है ये कम से कम एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होती है। समझ आ रही है जी। तो एग्जीक्यूशन टाइम्स जो है, वाइल का एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम क्या है, 0। अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप 0 टाइम चलेगी। फार का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 0, क्योंकि अगर उसकी कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स हो गई तो वो उसकी बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन डू वाइल जो है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो तो डू वाइल की बॉडी जो है वो एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जी। स्विच भी एक डिसीजन मेकिंग की स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर फर्क होता है जी। स्विच के स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये वाहद डिसीजन स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर आप जो जो यानी लूप के अंदर भी हमने ये देखा कि कंडीशन यूज होती है, इफ के अंदर भी कंडीशन यूज होती है, लेकिन स्विच के अंदर कंडीशन यूज नहीं होती। इसके अंदर एक एक्सप्रेशन होती है कि जिसकी एक वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यूज जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक है ना। इन्फिनिट लूप का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, ऐसी लूप जो कभी भी फॉल्स नहीं होगी और ब्रेक नहीं करेगी जी। ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बड़ी तफसील के साथ जी। केस होते हैं जी, स्विच स्टेटमेंट आ गई,
ठीक हो गया। ब्रेक और कंटिन्यू को मैं फिलहाल देख रहा हूँ। यहाँ पर देखें जी स्विच का क्या होगा। स्विच का बताता हूँ जी कि देखो ना, इफ के अंदर हम लिखते हैं ना तो यहाँ पे कंडीशन होती है जिसने ट्रू या फॉल्स होना है, और हर लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन होती है जिसने ट्रू फॉल्स होना है। लेकिन स्विच के बाद जो हम लिखते हैं, याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन होती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं होती। समझ आ रही है? ये फर्क है। लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है, स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन होती है इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा, इसकी वैल्यूज आएंगी जो कि बाद में इस तरह आप केस 0 लिख के इंप्लीमेंट करेंगे, केस 1 लिख के आप इंप्लीमेंट करेंगे, और आखिर पे जो है वो आप डिफॉल्ट का केस लिखेंगे। फॉर लूप कब इन्फिनिट लूप बनेगी, उसकी कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं होता जी। कोई भी कंडीशन जो कभी भी ट्रू ना हो, जो फॉल्स नहीं होगी, तो वो उसकी कंडीशन है। फॉर का कौन सा मसला है? ठीक है ना जी। आपने ग्रेटर देन लगाना था और लेस देन लगा दिया। ये यहाँ पे फॉर लगाएं आप एक, ठीक है, ये आपने फॉर लगाया और इसमें आपने इंट आई इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है जी। आई आपने लेस देन 100 कर दिया। ठीक है जी। आई प्लस प्लस कर दिया, और इसमें जो कुछ भी आप लगाएंगे वो आपके पास 100 टाइम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपके पास है जी। आप इसको कंपाइल एंड रन करें, और क्या है जी, एक्सपेक्टेड पाइथन लिखता हूँ जी आजकल, तो पाइथन में जो कि कोई स्टेटमेंट डेलिमीटर नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये सिंटैक्स एरर आ रही है। ठीक है जी। रन करें तो आप देखेंगे कि ये 100 तक जो है वो लिखा गया जी। अब अगर गलती से आप इसको ग्रेटर देन कर दें जी, ठीक है, और उसके बाद कंपाइल एंड रन करें, तो ये रन ही नहीं होगी जी। ठीक है। और आपने इसको लेस देन किया, और यहाँ पे कोई ऐसे करके देखें जी, इसको आई कंपाइल एंड रन करके देखें जी। लो जी, इन्फिनिट लूप बन गई है जी फॉर की। ठीक है। ओके जी। हाँ जी, स्टॉप कर रहा हूँ जी इसको। ठीक हो गया। तो मसला ये नहीं है कि फार जो है वो इन्फिनिट नहीं हो सकती या लूप, बस हमने तो इस बात को समझना है कि जिसके अंदर कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी वो इन्फिनिट लूप में चली जाएगी। ठीक है जी। अब केस की बात हो रही थी, तो केस के अंदर दो स्पेशल स्टेटमेंट्स यूज होती हैं जी। एक है ब्रेक और एक है कंटिन्यू। इसको भी समझने के लिए ना जी काफी सारा टाइम चाहिए आपको, कि ब्रेक क्या करती है और कंटिन्यू क्या करती है, क्योंकि दोनों एक जैसा ही काम करती हैं। ब्रेक का मतलब भी क्या होता है कि ये आपके जो भी एग्जीक्यूशन होती है उसको ब्रेक कर देती है, कंटिन्यू भी आपकी एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देती है। लेकिन फर्क क्या होता है, ये मैं कोशिश करता हूँ समझा पाऊँ। ठीक है जी। क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं, मेरा ख्याल है ये कोशिश बेकार जाएगी। इस कोशिश को हम जो है ना वो पेंडिंग कर लेते हैं, और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले जी। कल हम बात करेंगे फंक्शन प्रोग्रामिंग क्या होती है, पॉइंटर क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है जी। ठीक है जी।